हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजू। वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाएंगे दिल्ली सल्तनत के पतन के पीछे आखिर कौन कौन से कारण थे। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने समझा दिल्ली सल्तनत के बारे में। वहाँ कितने वंशों ने शासन किया था? 5 वंशों ने। और इसी क्रम में सबसे अंतिम वंश जो था वो था हमारा लोदी वंश। और लोदी वंश के अंतिम शासक जो थे वे थे इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी का जो है दोस्तों पतन हुआ था, यानी इब्राहिम लोदी के पतन के साथ जो है पूरी तरीका से जो है हम कह सकते हैं कि लोदी वंश के साथ जैसे ही लोदी वंश का विनाश होता है, दिल्ली सल्तनत में सभी वंशों का विनाश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का भी पतन हो जाता है। लेकिन जो है दोस्तों, इस सल्तनत के पतन के पीछे केवल एक ही कारण नहीं होते हैं कि इब्राहिम लोदी हार गया उसके बाद इसका पतन हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं बारीकी से कि इसके पीछे कौन कौन से कारण थे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे भूमिका, और भूमिका में लिखेंगे दोस्तों, देखिए सबसे पहली चीज़, चाहे किसी भी साम्राज्य के बारे में आप पढ़ रहे हो, किसी भी वंश के बारे में पढ़ रहे हो, तो आप ये चीज़ जरूर जानते होंगे, कोई भी साम्राज्य, कोई भी सभ्यता या कोई भी वंश जो है एक समय में विकास करता है तो एक समय में उसका पतन जरूर होता है, यानी उसका पतन होना प्रकृति का नियम है। तो इसी तरीक़ा से सवाल के जवाब को आप स्टार्ट कीजिएगा कि उत्थान और पतन जो है ये प्रकृति का नियम है। उत्थान और पतन जो है क्या है? प्रकृति का नियम है। और ये दिल्ली सल्तनत भी इससे छूता नहीं रहा। दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सल्तनत भी इसका एक अपवाद नहीं है। दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी उसके बारे में आप यहाँ पे जिक्र कीजिएगा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था और इसका राज्याभिषेक हुआ था, जिसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है राज सिंहासन पर बैठा था। और धीरे धीरे करते करते अलग अलग वंशों ने जो यहाँ पे शासन किया। परंतु जो है दोस्तों 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ ही बाबर ने क्या किया था? इब्राहिम लोदी को, जो कि लोदी वंश के अंतिम शासक थे, और लोदी वंश दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश में आता है और इसके अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, ठीक है, कौन? इब्राहिम लोदी को जो है 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हराया। और इसी के साथ जो है साम्राज्य का भी पतन होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के पतन के पीछे केवल एक कारण नहीं था, जैसा कि हम अभी पहले ही बता चुके हैं। तो उन सभी कारणों को समझते हैं जो कि इसके लिए जिम्मेदार थे। तो दिल्ली सल्तनत के पतन के पीछे प्रमुख कारण उत्तरदायी हैं, इस तरीका से आप पॉइंट बनाएंगे। और जिसमें सबसे पहला कारण जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, एक बात और, ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है, तो इससे समझने में आपको और ज़्यादा आसानी होगी। तो इसमें सबसे पहला जो कारण है वह है शासकों की निरंकुशता। देखिए, निरंकुश मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर कोई अंकुश ना लगा सके, जिसके ऊपर कोई दबाव ना कर सके। यहाँ के जो शासक थे वे अपनी मनमौजी तरीका से कार्य करते थे और उसके शासन चलाने के तरीके पर कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था, उंगली नहीं उठा सकता था, और इसी को कहा जाता है निरंकुशता। तो दिल्ली सल्तनत के जो अधिकांश शासक थे वो बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक थे, और राज्य की संपूर्ण शक्ति को वो अपने हाथों में ही केंद्रित करके रखना चाहते थे। और निरंकुशता के साथ जो है ये लोग अपना शासन व्यवस्था को करते थे, ठीक है। तो निरंतर जो है वे चाहते थे कि हमारी शक्ति जो है बढ़ती रहे, और इसके कारण जो है और किसी भी चीज़ का वह परवाह नहीं करते थे। और देखते हैं हम कह सकते हैं इस काल में ऐसे बहुत सारे शासक हुए जिन्होंने जो है अलग अलग तरीके से जो है निरंकुशता का परिचय दिया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी प्रमुख रूप से आते हैं। और जिसके कारण जो है इसके कारण यहाँ के प्रजाओं में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई, यहाँ की प्रजा नाखुश रही, और जो आगे चलकर दिल्ली सल्तनत के पतन का भी एक कारण बनती है। दूसरा आप यहाँ पे पॉइंट बनाइएगा, उत्तराधिकारी के नियम का अभाव। देखिए दोस्तों, उत्तराधिकारी क्या होता है? उत्तराधिकारी होता है जो एक सुल्तान के मरने के बाद, एक राजा के मरने के बाद, एक शासक के मरने के बाद, मृत्यु के उपरांत जो है वो क्या करता है? उस राजगद्दी को संभालता है, उसी को उत्तराधिकारी कहते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान के मृत्यु के पश्चात जो है उत्तराधिकारी बनने का जो सौभाग्य किसी को प्राप्त होना चाहिए, उसके लिए कोई यहाँ पर नियम नहीं था। यानी कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जब भी कभी विघटन शुरू हुआ तो इसका एक कारण यह भी रहा उत्तराधिकारी के नियम का अभाव होना। जब भी कभी सुल्तान की मृत्यु होती थी तो उसका राजगद्दी पर उसका बड़ा बेटा बैठे, ऐसा कोई नियम नहीं था। इसके छोटे बेटे भी, कई बार हमने देखा है, किसी के छोटे बेटे, किसी के भाई, ये सब सारे लोगों ने भी उस गद्दी को क्या किया है? संभाला है। और जिसके कारण जो है निरंतर जो उनके पुत्रों में ही, जैसे किसी के 2-3 पुत्र हैं तो आपस में ही लड़ते रहते थे, कुछ अमीरों जो है क्या करते रहते थे? लड़ते रहते थे। इस तरीका से हम कह सकते हैं कि उत्तराधिकारी के अभाव के कारण ये आपसी लड़ाई भी करते थे, जिसके कारण जो है
इन्हीं चीज़ों का लाभ उठाकर बाहरी क्षेत्र से लोग यहाँ पर आक्रमण भी करते थे, क्योंकि ये आंतरिक रूप से पहले ही कमज़ोर हो चुके हैं। और इसी तरीक़ा से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से यह भी एक कारण बनता है कि दिल्ली सल्तनत पतन की ओर गया। अगला आप यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे साम्राज्य का विशाल होना। दिल्ली सल्तनत को आपने देखा कि बहुत सारे शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का ही नाम आता है। अलाउद्दीन ने क्या किया था, लगभग संपूर्ण भारत को जीतने का कोशिश किया था, और इसने जो भी प्रांत जीते थे या जो भी क्षेत्र जीते थे वह इतना बड़ा था कि उसका थोड़ा बहुत हर्जाना जो है इसको उल्टा चुकाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो दृढ़ तरीके से, सुदृढ़ तरीके से शासन स्थापित करने में असफल रहा। इसी के साथ साथ अलग और भी शासक आए जिन्होंने अपनी राजधानियों को बदला, ताकि वे अलग अलग क्षेत्रों तक जो है अपने आप को क्या कर सके, व्यवस्थित ढंग से जो है, सुनियोजित ढंग से जो है प्रस्तुत कर सके। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, उनकी योजनाएं असफल हुई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो चीज़ें जिस तरीके से साम्राज्य विस्तार किया, और यही साम्राज्य विस्तार एक कारण भी बनता है कि जैसे कि कोई क्षेत्र है, अब उसकी भली पूर्ति जो है वो कर रहे हैं और वो धीरे धीरे बड़ा होते चला गया, और उसकी भली पूर्ति अच्छा तरीक़ा से ना किया जाए तो यही बड़ा होना, क्षेत्र का ही बड़ा होना उसके पतन का भी कारण बन सकता है। ठीक है, अगला यहाँ पे आप पॉइंट बनाएंगे शासक वर्ग की दुर्बलता। देखिए दोस्तों, शासक वर्ग जो था वो बहुत ही ज़्यादा दुर्बल था। एक तरीका से हमने बहुत सारे शासकों में देखा था कि कुछ ऐसे भी शासक थे जो अत्यंत दुर्बल थे। यानी शासक के अंदर जो गुण होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, सुरक्षा और प्रशासन की दृष्टि से वो अच्छे तरीके से निर्णय ले सके, किस तरीक़ा से शासन व्यवस्था चलाना है वो अपने ढंग से जो है कर सके। लेकिन बहुत सारे ऐसे शासक थे जिन्होंने इस तरीक़ा का परिचय नहीं दिया। उनमें योग्यता की कमी थी, दूरदर्शिता की कमी थी। कई लोग बुद्धिमान होते हुए भी अपने व्यवहार में उस चीज़ को नहीं उतार पाते थे। तो इस तरीक़ा से जो चीज़ें थीं जिसके कारण जो है दिल्ली सल्तनत का पतन होता है, और ये विलासपूर्ण जीवन भी व्यतीत करते थे जिसके कारण दिल्ली सल्तनत का पतन होता है। बहुत सारे ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने अपने शासनकाल में कमज़ोर सैनिकों को रखा था, और कमज़ोर या फिर अस्थायी सैनिकों को रखा था, और जिसके कारण जो है सैनिक योग्यता का अभाव होने के कारण भी जब विद्रोह हो जाते थे तो इनके सेना कमज़ोर हो जाते थे, और इस तरीक़ा से ये भी दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बना। अगला पॉइंट आप बनाएंगे दुर्बल सैन्य व्यवस्था एवं स्थायी सेना का ना होना। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग जो थे अस्थायी सेना रखते थे। बहुत सारे शासक जो है दिल्ली सल्तनत में अस्थायी सेना रखते थे, और ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वे खर्च से बचना चाहते थे। क्योंकि जब युद्ध ना हो फिर भी उसे सेना को क्या करना होता था, भरण पोषण करना होता था, और इसी सेना की संख्या को वे लोगों ने कम कर दिया। और इस तरीक़ा से हम कह सकते हैं कि उन्होंने खर्च बचाने के लिए अस्थायी सेना रखना चालू की। यानी जब युद्ध होता था तब वे किसी से क्या करते थे, सेना उधार में या फिर किराया में खरीदते थे और उनके लिए वे लड़ते थे। इसके क्या हुए, दुष्परिणाम ये हुए कि वे अस्थायी है तो वो जान लगाकर जो है पूरे शिद्दत के साथ नहीं लड़ेंगे। और दूसरी चीज़ कि इसको जो है इमरजेंसी के समय जो है कह सकते हैं कि उतनी मात्रा में सैनिक नहीं मिलेगी जितनी स्थायी सेना में होती है। तो इस तरीक़ा से ये भी कहीं ना कहीं दोषपूर्ण नीति थी, और जिसका प्रभाव जो है इन्हें झेलना पड़ा, और आगे चलकर दिल्ली सल्तनत का पतन भी इसके कारण होता है। ठीक है, अगला एक पॉइंट बनाएंगे आप, अमीरों की बढ़ती महत्वाकांक्षा। देखिए, जो अमीर लोग थे उनकी इच्छा बढ़ने लगी। जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली या संपत्ति जो है उनके पास बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसके कारण भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे अमीरों ने, जो बड़े बड़े अमीर थे, सरदार थे, उनके अंदर भी एक लालच जो है उत्पन्न हुआ कि वे भी इस गद्दी को संभाल सकते हैं, वे भी इस गद्दी के हकदार हैं। और जिसके कारण जो है उन्होंने जो है इस गद्दी को लूटने का, इस गद्दी पर बैठने का, दिल्ली सल्तनत के राजगद्दी को, सिंहासन को जो है अपने अधीन करने का कोशिश किया। और जिसके कारण जो है यहाँ पे बहुत सारे शासक जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोदी जैसे कई सारे शासकों को क्या करना पड़ा, इनका विरोध करना पड़ा। और इस तरीक़ा से जब ये विरोध कर रहे थे तो उनकी स्थिति, उनकी प्रशासन क्षमता कहीं ना कहीं धूमिल पड़ी, कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गई, और जिसके कारण जो है इनका विघटन जो है होना शुरू हो गया। अगला एक पॉइंट बनाएंगे दास प्रथा का प्रचलन। देखिए, यहाँ पे दास प्रथा का भी प्रचलन था। जैसा कि आपने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन जैसे ऐसे कई शासक जो है आगे चलकर दिल्ली सल्तनत के प्रथम के दौर में थे, जिन्होंने अच्छे तरीके से जो है दिल्ली सल्तनत को चलाने की कोशिश की। हालांकि ये दास ही थे, लेकिन निरंतर जब जैसे जैसे ये वंश बढ़ते चले गए और यहाँ शासक नए नए तरीके से आते चले गए, उन्होंने एक
आदत पाल ली थी दास को पालने की, यानी दास को रखने की। बहुत बड़ी संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में जो है दास रखे जाते थे, और जिनमें ज़्यादातर दास जो होते थे क्या होते थे, सुल्तान के करीब होते थे, और सुल्तान के करीब होने के कारण सुल्तान के बहुत सारे बातों को वे जानते थे, और बहुत सारे बातों को जानने के साथ साथ जो है सुल्तान से ही धोखाधड़ी कर सकते थे। और यही हुआ, सुल्तान के काल में जो गुलाम थे उनकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि वे सुल्तान के बातों को जानते थे। और इस तरीक़ा से हम कह सकते हैं कि सुल्तान के साथ साथ जो है समय समय पर वे षड्यंत्र की भी रचना करते थे, और जिसके कारण दास भी एक कारण बना कि इनके जो निर्णय थे, इनके जो पॉलिसीज़ थे वो पहले ही लोगों को पता चल जाती थी, या फिर ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से पतन का कारण बना। अगला एक पॉइंट बनाएंगे तुगलक वंश के शासकों की नीति। देखिए, आपने देखा था कि तुगलक वंश में मोहम्मद तुगलक जो है बहुत सारी योजनाएं लाया था, और जिसने इस प्रकार के योजनाएं लाने के पीछे वह जो है विस्तार करना चाहता था, लेकिन इसका लोगों ने साथ नहीं दिया। लोगों को लगा कि ये गलत कर रहा है, और जिसके कारण हम कह सकते हैं कि उसकी जो भी नीतियां थी वो जनसाधारण यहाँ लोगों के भलाई के लिए थी, लेकिन लोगों ने नहीं समझा, और जिसके कारण इसकी नीतियां असफल रही। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि तुगलक वंश के बहुत सारे ऐसे भी शासक रहे जिन्होंने जो नीतियाँ लोगों के लिए लाई, जनता के लिए लाई, उससे असंतोष की जो है भावना जो है जनता के बीच में पनपा, और जिसके कारण ये नीतियाँ असफल हुई। और इन नीतियों के असफल होने के साथ साथ जो हम कह सकते हैं कि नीतियों के असफलता के साथ ये भी एक कारण बना दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण के रूप में। ठीक है, अगला यहाँ पे लिखेंगे मंगोल आक्रमण। मंगोल आक्रमण को भी मैंने आपको समझाया है कि दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में मंगोलों का जो है आक्रमण हुआ था, जिसमें जो है आपने समझा कि इल्तुतमिश के समय, बलबन के समय, जलालुद्दीन खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है बलबन का जो है समय तो बहुत ही भयानक तरीके से आतंक हुआ था, जिसमें उसके पुत्र जो है उसकी देहांत हो गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। और इसी तरीक़ा से मंगोलों ने कई प्रकार से आक्रमण किया, और अपनी सीमा की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए इन लोगों को बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़े। इसके अलावा जो है इन्होंने सीमा सुरक्षा के साथ साथ विस्तारवादी नीति को भी अपनाया था, जो कि कहीं ना कहीं जो है धूमिल पड़ रहा था। ये लोग अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण मंगोलों से, इसका एक ही कारण था, मंगोलों से जो लड़ाई कर रहे थे यही। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इससे भी ये कमज़ोर होते चल गए, और जिसके बाद जो इन आक्रमणों जो है लगातार जो आक्रमण होते चले गए, उसका दुष्परिणाम जो है लगातार हमें देखने को मिलता है। और उसी के कारण जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि इनको रोकने वाला कोई नहीं था, और जिसके बाद जो है इनका अंत जो है हो जाता है। अन्य कारण में आप देखेंगे 2-3 कारण जो है मैंने यहाँ पे एक साथ लिखा है। सबसे पहले सैन्य शक्ति। दिल्ली सल्तनत का जो अस्तित्व था केवल सैन्य शक्ति पर निर्भर करता था, इसमें कोई जनता जो है सपोर्ट नहीं करती थी। जनता यदि सपोर्ट करती तो हो सकता है दिल्ली सल्तनत का पतन होने से बचता, या फिर ये सल्तनत कालीन जो है या वंश जो है वो आगे बढ़ सकता था। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ बहुत सारे संख्या में हिंदू प्रजा थे, और जिनके कल्याण के लिए सुल्तानों ने कुछ भी नहीं किया, और जिसके कारण यहाँ के लोगों में जो है एक तरह से हम कह सकते हैं आक्रोश उत्पन्न हुआ। इनका समर्थन जो है, हिंदुओं का समर्थन जो है इन मुस्लिम शासकों को नहीं मिला। यह भी एक सत्य है कि जिसके कारण यहाँ के लोग उदासीन होते चले गए, और जिसके बाद जो है बहुत सारे विद्रोह भी यहाँ हुए थे। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ बलबन और मोहम्मद तुगलक दोआब जैसे क्षेत्रों में बहुत सारे समस्याओं को भी इनका सामना करना पड़ा था, और जिसके कारण जो है बहुत सारी बुरी स्थितियों का भी निर्माण हुआ था। इसके बाद जो है आपने देखा तैमूर का आक्रमण। ये भी वीडियो हमारे चैनल पर है, इसका प्लेलिस्ट जो है हम अपने चैनल पर आपको उपलब्ध करवा देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। कोर 8 के सभी टॉपिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी चीज़ें हैं वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, एक प्रकार से हम देखेंगे दोस्तों कि जिसने सल्तनत काल में तैमूर जो आक्रमण हुआ था, उसने सल्तनत काल में एक प्रकार से जो है हाहाकार मचा दिया था, और उसने जो है सल्तनत काल की सेना का जो विकास है या वहाँ की प्रशिक्षण है उसको जो है कमज़ोर कर दिया था। वहाँ के सुल्तान जो अपने सेना का विकास नहीं कर पा रहे थे, सेना को अच्छा प्रशिक्षण नहीं दे पा रहे थे, ध्यान नहीं दे पा रहे थे, और जिसके कारण धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते चला गया, सल्तनत काल के जो अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी आए, और उसी समय बाबर का आक्रमण हो गया। तो यहाँ पर बाबर का आक्रमण भी हुआ, जिसके कारण दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ, क्योंकि बाबर जो थे वे 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराते हैं, और जिसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।